रमन और इशिता की शादी को 2 साल हो चुके थे। दोनों के बीच में इतना प्यार था कि देखने वाला हर शख्स कहता, भगवान सबको ऐसा जीवन साथी दे। रमन सुबह उठते ही इशिता के साथ चाय बनाता, इशिता उसका टिफिन बनाती और ऑफिस जाते हुए रमन प्यार से इशिता का माथा चूमता। छुट्टी के दिन में दोनों साथ बैठकर मूवी देखते, बाजार जाते और एक दूसरे की आंखों में पढ़ लेते कि सामने वाला आखिर उससे क्या चाहता है। पर जहाँ प्यार होता है वहाँ नफरत भी पीछे पीछे चलती है। और वो नफरत थी रमन की बहन सिमी, जो आग में घी डालने का काम करती थी। गर्मी की छुट्टियों में सिमी कुछ दिनों के लिए मायके आई थी। शुरू में तो वो रमन और इशिता का प्यार देख, उनकी खुशी देख मुस्कुराई। पर धीरे धीरे जाने उसके मन में क्या आया कि इशिता की खुशी उससे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। और कब उसके मन में इशिता को लेकर नफरत भरने लगी, उसे खुद भी नहीं पता चला। इशिता की छोटी से छोटी बात पर वो चिढ़ने लगी। उसके मन में नफरत की आग भड़कने लगी। आखिरकार एक दिन उसने अपनी माँ बिमला जी से कहा, माँ देखो तो जरा, भाभी को देखकर लगता ही नहीं कि वो ससुराल में है। वो यहाँ की बहू नहीं, महारानी है। और भैया गुलामों की तरह उनके पीछे घूमता रहता है, जैसे उसकी जिंदगी में भाभी के सिवा कोई है ही नहीं। बेटी की बात सुन बिमला जी चुप रही, कुछ भी नहीं बोली। तो सिम्मी मन ही मन अपने माँ पर चिढ़ गई। इशिता की जब भी हंसने की आवाजें आती या रमन के साथ वो कहीं घूमने या मंदिर जाती, तो धीरे धीरे ये सब सिम्मी के बर्दाश्त के बाहर होने लगा। इतना तो वो समझ गई थी कि माँ कभी भी उसका साथ नहीं देगी। इसलिए सिम्मी ने खुद ही इशिता से चिढ़ में उसे नीचा दिखाने की और उसे रमन की नज़रों में गिराने के लिए, दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए अपनी चालबाजियों की शुरुआत कर दी। अब धीरे धीरे करके मौका देखकर सिम्मी इशिता के सामने रमन की शादी से पहले झूठी बातें छोड़नी शुरू कर दी। भाभी आपको पता है, कॉलेज के टाइम में भैया की एक गर्लफ्रेंड थी, सगुन। भैया उसे बहुत प्यार करते थे, जान से भी ज़्यादा। वो तो शादी भी उसी से ही करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से उन दोनों की शादी ही नहीं हो पाई। इसलिए भैया को मजबूरी में आपसे शादी करनी पड़ी। सिम्मी की बात सुन इशिता मुस्कुराते हुए बोली, हाँ सिम्मी, तुम सही कह रही हो। रमन ने मुझे इसके बारे में बताया था, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि रमन आज सिर्फ और सिर्फ मेरा है और यही सच है। इशिता की बात सुन सिम्मी ने मुंह बना लिया। इतना तो उसे समझ में आ गया कि इशिता के आगे उसकी दाल नहीं गलने वाली है। इसलिए अब वो रमन को चढ़ाने की कोशिश करने लगी। अब उसने रमन से कहना शुरू किया, भैया बहनें मायके आती है तो उन्हें भी थोड़ा टाइम दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो आप नौकरों की तरह भाभी के पीछे लगे रहते हो, जैसे भाभी खुद को महारानी समझे और आपको गुलाम। सिम्मी की बात सुन रमन हंस पड़ा, जैसे उसने सिम्मी की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। तो सिम्मी समझ गई कि ये छोटी मोटी बातों से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर कुछ बड़ा करना है तो बड़ा सोचना भी होगा। बस सिम्मी जितना सोचती गई उसके दिमाग में उतना ही खुरापात आता गया। एक दिन सिम्मी ने इशिता के मोबाइल से उसके स्कूल फ्रेंड के ग्रुप के स्क्रीनशॉट चुराकर रमन को दिखाते हुए बोली, भैया आपको तो मेरी बात समझ में नहीं आती है ना, लो खुद ही देख लो सबूत। भाभी आज भी लड़कों के साथ चटर पटर करती रहती है। रमन ने जैसे ही वो मैसेज पढ़े वो इशिता के ऊपर भड़क गया। उसे लगा कि इशिता उसे धोखा दे रही है। तुरंत कमरे में जाकर वो इशिता से इस मैसेज के बारे में बात करने लगा। पहले तो इशिता रमन की बातें सुन हैरान थी, फिर वो रमन का शक दूर करने के लिए उसे लाख समझाती, लेकिन रमन जैसे समझने को तैयार ही नहीं था। रमन का रूप देख इशिता हैरान रह गई। रमन तुम मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं करते हो? करना चाहता हूँ इशिता, पर तुम्हारी जो ये हरकतें हैं इसे देखकर कैसे करूँ तुम पर विश्वास? दोनों के बीच झगड़े होते हुए देख, अपनी चाल को कामयाब होते हुए देख और इशिता के आंखों में आंसू देख सिम्मी के दिल को राहत मिली। तो अब वो ऐसे ही दोस्तों के हंसी मजाक वाले मैसेज इशिता के फ़ोन से निकाल रमन को स्क्रीनशॉट लेकर भेजती रहती, जिसका असर ये हुआ कि अब धीरे धीरे दोनों के बीच में बातचीत कम होने लगी, क्योंकि रमन के मन में इशिता के लिए
शक पैदा हो गया था। पहले जो रातें प्यार भरी होती थी अब खामोशी से काटने लगी और ये देख सिमी को मजा आने लगा। आग में थोड़ा और घी डालते हुए उसने एक दिन रमन से कहा, भैया मुझे तो लगता है भाभी किसी और से भी बातें करती है, क्योंकि आपके ऑफिस जाने के बाद ज़्यादातर फ़ोन पर ही लटकी रहती है। आप जरा उनका फ़ोन भी चेक किया करिए। कभी पत्नी को इतनी खुली छूट देना सही नहीं होता। कहते हैं ऐसे बातों पर मर्दों को जल्दी विश्वास हो जाता है। बस रमन का शक और बढ़ता गया। शाम को उसने इशिता का मोबाइल चेक किया, उसे कुछ भी नहीं मिला। जब उसने ये बात सिम्मी को बताई तो सिम्मी ने अब नकली चैट्स तैयार किए और रमन को भेजी, जिसमें किसी राहुल नाम के लड़के से इशिता ने प्यार भरी मीठी बातें की जा रही थी। मैसेज देखते ही रमन का खून खौल उठा। वो तुरंत इशिता के पास जाकर उसे मैसेज दिखाते हुए गुस्से में चिल्ला पड़ा, बस बहुत हो गया इशिता, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम मेरे पीठ पीछे ये क्या नया नया गुल खिला रही हो। रमन की बातें सुन इशिता रो पड़ी। रमन, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मैं कभी तुम्हारे साथ बेवफाई कर ही नहीं सकती। लेकिन भला अब झूठे सबूत रमन के सामने थे तो वो भला इशिता के आंसुओं पर क्यों विश्वास करता। इसलिए अब उसने धीरे धीरे इशिता से दूरी बना ली। दोनों एक ही छत के नीचे रहते, लेकिन जैसे दो अजनबी हो। और ये सब देख सिम्मी के चेहरे पर अब तृप्ति की मुस्कान थी। वो खुद से ही मन खुश होते हुए कहती, देखा मेरा कमाल, अब तू भी रो। बहुत उड़ रही थी ना। इधर इशिता दिन पर दिन अपने और रमन की लड़ाइयों को लेकर रमन का बदला हुआ व्यवहार देख हैरान थी। उसे पता था कि रमन ऐसा नहीं था, फिर अचानक से आखिरकार हो क्या गया है? ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? इशिता का शक कहीं ना कहीं सिम्मी के ऊपर भी था, क्योंकि जब से सिम्मी आई है तभी से उसकी जिंदगी में तूफान भी आया है। तभी इशिता के दिमाग में आया कि सिम्मी ने शुरुआत में मुझे भी रमन के खिलाफ चढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने उसकी बात को सीरियस में नहीं लिया। क्या पता रमन को भी उसने ही चढ़ाया हो। बस कुछ सोचते हुए इशिता ने हार नहीं मानी। वो जानती थी कि उसका प्यार झूठा नहीं है, इसलिए अब वो सिम्मी पर नज़र रखने लगी। एक दिन दोपहर को सिम्मी आराम से चेयर पर बैठ टेबल पर टांगे फैलाकर आंखें बंद कर अपने किसी फ्रेंड से बातें करने में बिजी थी। उसे लगा कि इशिता सो रही है और माँ बगल में किसी के यहाँ गई थी, इसलिए सिम्मी खुद को अकेली समझी और अपनी फ्रेंड से बातों ही बातों में बोली, तुझे पता है इतना बढ़िया प्लान बनाया है मैंने कि अब ये दोनों आपस में कभी जुड़ ही नहीं सकते। मैंने दोनों के बीच में नफरत का वो बीज फैलाया है कि पहले वाला प्यार तो खत्म ही है। और सबसे बड़ी बात, मैंने ये बातें अपने माँ को भी नहीं बताई, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बहू और बेटे के ही गुलाम थी। बहू को कुछ कहती ही नहीं थी, लेकिन मैंने भी इशिता को समझा ही दिया कि सास ना सही ननद तो है ना, और मैं तुम्हें ऐसे उड़ने नहीं दे सकती। कहते हुए सिम्मी जोर से हंस पड़ी। सिम्मी अपनी बातों में इतना खोई थी कि उसे पता भी नहीं चला कि इशिता कब अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर उसके पीछे रख कर चली गई, जिसमें उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो गई थी। शाम को जब रमन घर आया, इशिता ने रिकॉर्डिंग रमन को सुनाई। सारी रिकॉर्डिंग सुन रमन हैरान रह गया। उसने ध्यान से इशिता के चेहरे को देखा। कितना मुरझा गया था उसका चेहरा। इशिता के आंखों में आंसू थे, रमन के आंखों में भी आंसू आ गए। उसे अपनी गलती समझ में आ गई थी। आगे बढ़ते हुए इशिता का हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, इशिता मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें कितना दर्द दिया, तुमने मुझे कितना कहा, फिर भी मैं नहीं समझ सका और तुम्हारे ऊपर शक कर बैठा। रमन की बात सुन इशिता ने कहा, रमन प्यार पर कभी किसी का बस नहीं चलता, पर अगर भरोसा टूट जाए तो सब खत्म हो जाता है। तुमने वक्त रहते सब कुछ देखा और सुन लिया, समझ लिया कि ये सब किसका किया कराया है। जब से सिम्मी इस घर में आई है तब से हमारे बीच में कुछ न कुछ लगा ही रहता है। रमन को सिम्मी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में सिम्मी से पूछने जा रहा था कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन इशिता ने उसे ये कहते हुए रोक लिया कि अगर तुम उससे डायरेक्ट जाकर पूछोगे
तो वो अपनी बात से मुकर जाएगी और रोने धोने का नाटक करके साफ साफ बच जाएगी। सिम्मी ने जो भी किया बहुत गलत किया। उसने मेरी हंसती खेलती गृहस्थी बर्बाद करने की कोशिश की है। इसलिए सबक तो उसे सिखाएंगे, लेकिन ऐसा सबक जिससे कि आइंदा से वो हम दोनों के बीच में फूट डालने की कोशिश भी न कर सके। कहते हुए इशिता ने रमन के कान में कुछ कहा, जो रमन को भी कहीं ना कहीं सही लगा, क्योंकि अगर इशिता को शुरुआत में ही नहीं रोका गया तो फिर आए दिन इस घर में महाभारत होती ही रहेगी। अब रमन और इशिता ने एक प्लान बनाया। एक हफ्ते बाद इशिता और रमन की एनिवर्सरी थी, जिसमें रमन ने सारे रिश्तेदारों को और अगल बगल वालों को बुलाया। शाम होते होते सारे मेहमान भी आ गए थे। केक कटा, सब ने रमन और इशिता को गिफ्ट भी दिया। जब सिम्मी के गिफ्ट देने की बारी आई तो सिम्मी ने जैसे ही गिफ्ट इशिता को ना पकड़ाते हुए रमन को पकड़ाया तो रमन ने कहा, अरे सिम्मी, तुम्हें गिफ्ट देने की क्या जरूरत है? तुमने तो मुझे पहले ही गिफ्ट दे दिया है। भाई की बात सुन सिम्मी हैरानी से उसे देखने लगी, फिर मुस्कुराते हुए बोली, कौन सा गिफ्ट भैया? मैंने तो कोई भी गिफ्ट नहीं दिया आपको। तभी बिमला जी भी बोल पड़ी, बेटा कौन सा गिफ्ट दे दिया सिम्मी ने? इसने तो तुझे कुछ भी नहीं दिया। तो कोई बात नहीं माँ, अगर सिम्मी ने नहीं बताया मैं ही बता देता हूँ। कहते हुए रमन ने वो वीडियो क्लिप सबके सामने चालू कर दी जो इशिता ने रिकॉर्ड की थी। क्लिप सुनने के बाद सिम्मी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। नजरें झुकाए वो अपने चारों ओर देखने लगी। अब सबकी नजरें सिम्मी पर ही थी। बिमला जी ने कहा, सिम्मी ये सब क्या है? तभी मैं कहूँ कि इन दोनों के बीच में आए दिन लड़ाइयाँ क्यों हो रही है? आज तक 2 साल में कभी मैंने इन्हें एक दूसरे से लड़ते हुए नहीं देखा है। ये सब तुम्हारा किया कराया था। माँ की बात सुन सिम्मी ने अपनी नजरें और नीचे कर ली थी। अभी तो वो बेइज्जती से ही मरी जा रही थी, ऊपर से माँ की डांट। उसने बस धीरे से रमन से कहा, भैया ये क्या किया तुमने? अगर तुम्हें पता था तो तुम मुझे अकेले में भी बता सकते थे। ऐसे सबके सामने बेइज्जत करने की क्या जरूरत थी? सिम्मी की बात सुन रमन हंस पड़ा। वाह सिम्मी वाह, आज तुम्हें अपनी बेइज्जती लग रही है। आज तुम्हें समझ में आ रही है कि बेइज्जती होती क्या है। तुम्हें ये एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी था कि असली बेइज्जती होती क्या है। मैं ज़रूर तुम्हें अकेले में ये क्लिप सुना सकता था, तुम्हें समझा सकता था। बस अगर तुम इशिता के चरित्र पर उंगली नहीं उठाती, उसे बदचलन साबित करने की कोशिश नहीं करती, तो तुमने तो उसे मेरी नज़रों में बुरी तरह से गिरा दिया था। उसके चरित्र पर उंगली उठाई थी। अगर तुमने कोई और गलती की होती तो शायद मैं तुम्हें माफ़ भी कर देता, लेकिन तुमने एक औरत को बदनाम करने की कोशिश की है, ये जानने के बावजूद भी कि औरत की इज्जत ही सब कुछ होती है। अगर एक बार वो बदचलन साबित हो जाती तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती, उसका घर से निकलना मुश्किल हो जाता। रमन लगातार गुस्से में बोले जा रहा था। सारे मेहमान खड़े तमाशा देख रहे थे और सिम्मी नजरें नीचे की, आंखों में आंसू लिए चुपचाप खड़ी थी। तभी इशिता आगे बढ़ते हुए बोली, क्यों सिम्मी, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? सिम्मी के गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी कि वो कुछ बोल भी पाए। बिमला जी खड़े खड़े बस तमाशा देखती जा रही थी। उन्हें खुद अपनी बेटी की करतूत के बारे में पता ही नहीं था। वो खुद हैरान थी कि सिम्मी इतना नीचे भी गिर सकती है। तभी रमन ने कहा, माँ आज मैंने एक फैसला लिया है। सिम्मी चाहे जो भी है तो इस घर की बेटी, इसलिए मैं इसका यहाँ आना तो बंद नहीं करवा सकता, खास करके तब जब तक आप हो। लेकिन हाँ, अब अगली बार से ये जब भी मायके आएगी उससे पहले इशिता अपने मायके चली जाएगी और इसके वापस जाने के बाद ही वापस आएगी। ये मेरा पहला और आखिरी फैसला है। कहते हुए रमन इशिता का हाथ पकड़ चला गया। धीरे धीरे करके सारे मेहमान भी चले गए। बिमला जी सिम्मी की हरकतों से नाराज चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सबके जाने के बाद अब सिम्मी बिल्कुल अकेली खड़ी थी। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी कहानी और सुनने के लिए स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को टच करें। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।